Welcome back dear students. Chapter Power Sharing Class 10 Civics Chapter 1 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि श्रीलंका एवं बेल्जियम की जातीय बनावट की स्थिति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका एंड बेल्जियम, यानी श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन यानी जातीय बनावट के बारे में बताना है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब यह बनता है कि हम कहाँ कितना परसेंट लोग रह रहे, इतनी का ना जातीय बनावट यानी कितना परसेंट कौन सी जाति कहाँ रह रही है। जैसे मुसलमानों की बात करें हिंदुस्तान में तो 25 से 30% ज़्यादा, और उसी तरह से ईसाई की बात करें तो 1% लगभग, बौद्ध धर्म की बात करें तो लगभग 0 पॉइंट पे आ जाता है समथिंग। तो उसी तरह से हमें श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताना है। तो वहाँ 2 समुदाय मुख्य रूप से था और एक ठो था लड़झर के रूप में। तो पहला था सिंहली जो कि 74% था, आप यहां देख सकते हो। अधिकतर बौद्ध धर्म मानने वाले इसमें थे। सोचिए भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत है और यहां इतना कम जनसंख्या है, दूसरे जगह ज्यादा है। चाइना में भारत से ज्यादा बौद्धिस्ट। तमिल की बात करें तो 18%, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। मूल तमिल 13% थे और भारतीय मूल के 5% थे। ये सब आपको बताया गया था कि भारतीय मूल का क्या मतलब होता है अपने वीडियो में इमेज के साथ। और एक तो मैंने लाइव वीडियो भी दिया था, मतलब चलता हुआ वीडियो, कुछ भी याद नहीं है तब तो रटना ही पड़ेगा ना जैसे अभी रट रहे थे। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीलंका में भाषा व धर्म दोनों के अनुसार आपस में अंतर मौजूद थे, और यही हमें बताना था जातीय बनावट की स्थिति के बारे में। ये किसकी बात हुई है? श्रीलंका। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में। देखें जी, सबसे पहले आपको यह बता दें कि बेल्जियम में वहां भी 3 तरह के कास्ट रहते थे। पहला डच, दूसरा फ्रेंच और तीसरा जर्मन। और वहां कौन कौन थे श्रीलंका में? यस, तो डच भाषी की अगर हम बात करें बेल्जियम के अंतर्गत तो 59% थे जो कि फ्लेमिंग इलाका में रहते थे। बहुत खूबसूरत वीडियो इसका प्रोवाइड किया गया था आपको, जिसको 3D वीडियो कहते हैं, यानी मैप और मैप में जिसकी बात हो रही है उसको हाईलाइट किया जाए, इस तरह से आपको दिया गया था। फ्रेंच भाषी 40% जो कि विलेनिया इलाका में रहते हैं, और जर्मन वाले 1% आपको थे। यही था ना? तो अब देखो दोनों की बात हो गई। क्वेश्चन तो यही था। क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लीजिए आप। क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका और बेल्जियम। हो गया, बस इसमें है कहाँ कुछ। अब इसको आधा घंटा तक याद करेगी और कहेगी कि बड़ा बड़ा है तो छोटा काहे को रहेगा? इतना छोटा छोटा वर्ड है ना, दिख रहा है। अब पढ़िएगा 10वां में और 10 को लाइन नहीं याद कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की जातीय विभिन्नता पर रोशनी डालिए। राइट द एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। बस ऊपर में जो था वही लिख देने का, उसमें तो बेल्जियम को छांट लीजिए। यहाँ पर बस बेल्जियम की जानकारी दे दी गई है, आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो अच्छी बात है। वही जो ऊपर में था डच, फ्रेंच और जर्मन के बारे में। उसके बाद इसमें एक और जोड़ दीजिएगा, कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स यानी राजधानी ब्रुसेल्स की बात, यानी ब्रसेल्स इंग्लिश में होता है, हिंदी में ब्रुसेल्स लिखते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ 80% लोग बोलते थे, और डच की बात करें तो 20%। कैपिटल में उल्टा था, ऊपर देखिए यहाँ डच 59 है, यहाँ सीधा 20% पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंसेस इन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कैन टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। क्या बेल्जियम एवं श्रीलंका की जातीय बनावट में विभिन्नता सांप्रदायिकता का रूप ले सकती है? अरे भाई कितना डिफरेंस है, कहाँ 20% कहाँ 80% है, कहाँ 7% और कहाँ सीधा 59%। तो अगर ऐसा मामला है तो आपस में टकराव तो बनेगा ही। जैसे हिंदुस्तान में देख लीजिए, मुसलमानों की संख्या काफ़ी कम है, ईसाई की संख्या उससे भी ज़्यादा कम है, तो क्या हाल है? मुसलमानों पे
जो अत्याचार है उससे कहीं ज़्यादा ईसाई पर है। ईसाई के तो इबादत गाह में घुस के लोग तहस नहस कर देता है। तो जिसकी जनसंख्या जितनी कम उसको उतना झेलना पड़ता है। कभी कभी होता है कि जो टक्कर में होता है ना उससे भी लोग ज़्यादा लड़ते हैं। तो यही वजह है कि आपको दिखता ऐसा है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको पता है कि ईसाई तो टक्कर में आएगा नहीं, आएगा तो मुसलमान ही आएगा। इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है। तो दोनों तरह की स्थिति है, एक जगह 59 था, एक जगह 80% था, यानी एक कुछ था और एक जगह ज़्यादा था, एक जगह कुछ कम था तो एक जगह ठीक ठाक मेंटेन था। तो अगर ऐसी स्थिति, यानी कि हम राजधानी की अलग बात कर रहे हैं, पूरे देश की अलग बात कर रहे हैं, दो तरह की स्थिति है, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंसेस पाया जा रहा है। तो ये बोलने वाली बातें ना है ना कि भाई मारदंगा होगा कि नहीं होगा, होने का चांस तो बनता है। अगर हाँ तो क्यों, तो वही जो बात है वही लिख देना है। लिखिएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि जातीय विभिन्नता ऊंच नीच की भावना को जागृत करता है कि नहीं। हिंदू 80% है, इसलिए उसमें एक अलग से कहते हैं ना जोश मारना, अंदर से मजबूती का एहसास होना, ये क्यों होता है? इसलिए है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, पैसा का डिफरेंस है, ओहदा का डिफरेंस है, जनसंख्या का डिफरेंस है, इसीलिए ये सब होता है। आज मुसलमानों को सब कुछ में प्रमाण देना पड़ता है कि हम देश प्रेम। अभी देखिए यहाँ पे नाइट मैच हो रहा है, यहाँ पर ही बेचारे को तिरंगा लगाना पड़ रहा है। आज से 10 साल 14 साल पहले ये कहानी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस वक्त मुसलमानों को देश से प्रेम नहीं था, लोगों को जताने की जरूरत नहीं थी कि हमको देश से प्रेम है, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं था लोग गलत तरीके से, क्योंकि अगले को भी पता था कि भाई ये भी इसी देश में पैदा लिया है, सारी कुर्बानियाँ मुसलमानों की भी है हम मतलब बाकी मुसलमानों की तरह नहीं बोलते हैं कि मुसलमान नहीं रहता तो देश आज़ाद नहीं होता। अच्छा, गांधी जी मुसलमान थे क्या? सुभाष चंद्र मुसलमान थे क्या? पंडित नेहरू मुसलमान थे क्या? तो फालतू वाली बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुसलमानों को भुलाकर भारत की तस्वीर को देखना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ये। तो कल हम गए थे घूमने फिरने के लिए, एकदम देखे बरगा तिरंगा लगा, बड़ा खुशी हुआ देख के, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं था। आज लगाना मजबूरी है लोगों की, बताना पड़ता है कि भाई हम तिरंगा को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो आज भी सीना तान के हैं। 56 साल तक अपने मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, लगभग। वो मुख्यालय किसका है? आरएसएस का है। और आज भी वो लोग सीना तान के हैं, लेकिन उन लोग को इसकी का गवाही नहीं देना पड़ता है। उसको गवाही नहीं देना पड़ता है इस चीज का। क्यों नहीं देना पड़ता है? क्योंकि वो बड़ी संख्या में है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं? अगर जनसंख्या का, पैसा का, पावर का अगर बड़ा डिफरेंस आता है तो ऊंच नीच की भावना आती है। आज वो क्यों जो अल्पसंख्यक है उसको वो लोग यहाँ का शहरी मानने से इनकार है, इसलिए इनकार है कि एक बड़ा डिफरेंस है, और जब बड़ा डिफरेंस होता है तो ऊंच नीच की भावना आ जाती। आप ही के यहाँ कोई अगर मैला कपड़ा पहनकर या साफ सुथरा कपड़ा है लेकिन वो जाति का चमार है, आपके यहाँ आ जाए, आप क्या कहिएगा? दरवाजे बैठिए, दरवाजे बैठिए। आपको लग रहा होगा कि खाली हिंदू मुस्लिम की बात है। नहीं, छोटे छोटे स्तर से है। कोई भी चीज़ जब तक चिंगारी नहीं है तो आग नहीं लगती है। ये शुरुआत यहीं से है, और ये चीज़ सब में, हम आप सब में है। जिसमें नहीं है वो तो बहुत बड़ी बात है। हम अभी जो घर पे गए हुए थे, मतलब कुछ कबल की बात है, कुछ घंटे की समझिए, तो मम्मी से इस बात पे बहस हो गया कि जो जातीय जो बनावट है इसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। मम्मी मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, ये क्या बात करता है, ऐसे कैसे होगा, फलानी जाति में कहीं शादी होती है। तो हमने मम्मी को जवाब दिया कि फिर हमको पढ़ाते ही नहीं, फिर आप जाहिले रखते तो ये बात नहीं बोलते, आपको तकलीफ भी नहीं होती। अब पढ़ लिख के आदमी किताब में 100 बार पढ़ चुका होता है, आदमी हजारों बार पढ़ चुका होता है कि जातीय जो मारपीट है वो सही नहीं है,
भेदभाव अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी लोग पढ़ लिख के वही करते हैं। आपको क्या लगता है जाहिल लोग करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। हम कह रहे हैं ये छोटी सी चीज़ है कि आपके यहाँ अगर कोई डोम चमार या कोई निचली जाति वाला आ जाए तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि वो दरवाजे बैठे घर के अंदर नहीं आवे। क्या है भाई, शुरुआत तो यहीं से। कोई थोड़ा सा भेदभाव करता है तो कोई बहुत ज़्यादा करता है। अब बहुत ज़्यादा एक बैग नहीं होता है, इंसान माँ के पेट से इतना बड़ा पैदा तो नहीं ले लेता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। उसी तरह से सोच का भी धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एक बैग कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, जस्ट लाइक इंसान के बढ़ने का जैसे होता है। तो ये छोटे चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप यही पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, दैट मीन इसमें आप जातीय बनावट को देख रहे हैं, भेदभाव को देख रहे हैं। तो भेदभाव की शुरुआत यहीं से इस चीज़ को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अगर इंसान अगर मैला कुचैला कपड़ा पहना है तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग होने का एक अलग रीज़न है, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहना है, सब कुछ ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी भी है, लेकिन आप इसलिए नहीं सटने दे रहे कि निचली जाती है। इस सबसे ज़्यादा पाया जाता है शेख लोगों में। वो साला पठानों को वैल्यू नहीं देता है। मुश्किल तो ये है, आप सोचिए कि निचली जाति वाले को कहाँ से वैल्यू देगा। और देखें कभी शेख पठान का शादी रेयर होता है, भगा हुआ है कर लेता अलग मैटर है, माफ करके करना देता है। मतलब दोनों उच्च जाति है फिर भी शादी नहीं करता है। तो सोचिए कि वो आदमी कभी अंसारी में शादी कर पाएगा? पॉसिबल है? उस साले को जिहाद लड़ना पड़ेगा बरगठों का। कितना मुश्किल। ये सब उसी जातीय भेदभाव में आता है। पढ़ने का यही सेंस है कि आप उसको जड़ से समझें कहाँ से ये मामला है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हर घर में ये पाया जा रहा है, पढ़े लिखे घर में पाया जाता है। मेरी मम्मी एजुकेटेड है, पापा उनसे भी ज़्यादा कट्टर है जातीय मामला को लेके। अब पापा मम्मी से भी थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मम्मी तो साइंस फील्ड से है, पापा एसएसटी के फील्ड से हैं, फिर भी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो उस फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं, हम भी बचे हुए नहीं हैं। और ये हर फैमिली का ये हाल है। कम से कम हमारे यहाँ इतना तो है कि ये बात जब बोले थे मम्मी चुप हो गए, मम्मी आगे नहीं बोली। बाकी जगह बोल के देखो थुथना फुला देंगे मम्मी पापा कि अच्छा शेख हो के पठान की बात करता है। अगर कहीं अंसारी की बात कर लिए तो बाप रे बाप, उस दिन तब भाई हॉस्पिटल में चले जाओगे, तथ पिटाई। तो हाँ चलो देखा जाए। तो पहला मैंने कहां पर यह बात शुरू हो गई थी, ऊंच नीच की भावना। देखिए ऊंच नीच की भावना कहां तक होता है, हर घर का मामला है, हर घर का। आजकल निचली जाति भी तो कम नहीं है। निचली जाति सब के पास पैसा हो जाता है तो उसको यही लगता है कि भाई हमसे बढ़िया कोई है ये नहीं है। निचली जाति भी आजकल चाहते कि उचली जाति में हम ना जाएं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी ही जाति में हम करें। कुछ लोग बोल के थोड़ा ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहे हैं। 99% अंसारी लोग का यही हाल है। अंसारी दुनिया कवारी, मतलब जो भी है जाति तो यही ना बोलते हैं भाई। जोल्हा तो नहीं बोल रहे, अंसारी बोल रहे, इज्जत से बोल रहे हैं। तो हर पेरेंट्स ये चाहते कि नहीं चाहते कि अंसारी का अंसारिया में शादी हो? क्या ये जातीय भेदभाव नहीं है? तो ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता को, पहला पॉइंट क्या था कि जी देखिए नहीं वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं। आई जोरो लिखा नहीं रहा है, क्या हो गई हो? धा हाँ हो गए। देखा, जातीय विभिन्नता ऊंच नीच की भावना को जागृत कर देता है। जातीय विभिन्नता होता है तब क्या होता है, ऊंच नीच की भावना जागृत हो जाती है। कितनों पैसा वाला कितनों पढ़ा लिखा आ जाए अपने राजो पट्टी में, और अगर वो अंसारी नहीं है तो उसके साथ भेदभाव होगा, लिख के रख लो। झेलते हैं हम लोग, अच्छा खासा झेले हैं, थोड़ा बहुत अभी भी झेलते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जातीय विभिन्नता आई, संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए अंसारियों की संख्या ज़्यादा हुई। पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है, और सारे अंसारी ऐसे नहीं है, ये भी बता दें। क्योंकि अगर 10 अंसारी अगर आपका विरोध करता है उसमें से एक न एक आपका सपोर्ट भी करता है। इसीलिए तो लोग यहाँ बसा इतनी बड़ी संख्या में। तो दोनों बात है।
अभी तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा पठाने का बढ़ रहा है राजोपट्टी में, तो उस तरह का माहौल है तब ना बढ़ रहा है। कुछ लोगों के बुरे होने से पूरा माहौल बुरा नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट, ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता को मिलाता है, होगा क्या होगा, मिलाता है। ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता, अब सांप्रदायिकता को मिलाने का मतलब क्या है, मारा पीटी। साधारण भाषा में ऐसे हम बताने वाले हैं कि सांप्रदायिकता कहते किसको, आगे आने वाला है। ऊंच नीच की भावना, बड़े छोटे का जो ये है कि हम इतने ताकत उतने ताकत, ये क्या करता है, ये आपस में एग्रेसिव सोच को पैदा करता है, जो कि सांप्रदायिकता कहलाता है। संप्रदाय का मारपीट सांप्रदायिकता होता है। तीसरा पॉइंट, सांप्रदायिकता तब उत्पन्न होती है, ये तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अरे सर बार बार लिंक फेल हो जाता है, हम छोड़ दे, हटा कोई बात ना। तीसरा पॉइंट है, दिख रहा होगा, हटाइए। सांप्रदायिकता तब उत्पन्न होती है बच्चों जब स्वयं को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ या एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। यह क्वेश्चन अलग से भी एग्जाम में आता है कि सांप्रदायिकता कब उत्पन्न हो जाती है, 2 नंबर में आता है। तो ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिकता तब उत्पन्न होती है जब स्वयं को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तब ये ना होगा भाई, आप सबको जब इक्वल की भावना से देखिएगा, एक नजरिए से देखिएगा, तो थोड़ी ऐसा होगा। एक और कटु सत्य बता दें, ऑन वीडियो है, ये सब नहीं बोलनी चाहिए, यही तो वजह है कि हमारा कोचिंग आज तक जमा नहीं। धर्म से सबको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जातीय भेदभाव पर कितना कटाक्ष किए हैं, उसके बावजूद आपके जामा मस्जिद में इमाम को देख के रखा जाता है कि वो अंसारी है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं, मतलब जातीय भावना कितना डीप जा चुका है, ये देख के रखा जाता है। जी हाँ, अभी भी जो इमाम है वो अंसारी हैं, और शुक्र है कि अच्छी बात है कि अंसारी कितना दिन से टिके हुए हैं, कम से कम आदमी सांप्रदायिकता से तो बच रहा है। ये हर जगह है, जहां शेख की तादाद है वहां लोग देख के रखता है कि शेख है कि नहीं है। ये हर जगह का मामला यही बन गया हुआ है। मतलब आप न धर्म के हुए, न दुनिया के हुए, न आप देश के हुए, हर जगह से किसी भी एंगल से सांप्रदायिकता सही नहीं होता, सॉरी जातीय विभिन्नता जो है वो सही नहीं माना जा सकता है। मतलब ऊपर वाले के घर में भी भेदभाव हो रहा है, तो इससे बढ़ के और आपको क्या एग्जाम्पल मिल सकता है। तो मुख्य रूप से यही सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके फिर से फटाफट देख ले। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्या बेल्जियम एवं श्रीलंका जातीय बनावट विभिन्नता सांप्रदायिकता का रूप ले सकती है। तो अब ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या कि जातीय विभिन्नता ऊंच नीच की भावना को जागृत करता है, और जब ऊंच नीच की भावना को जागृत करेगा तो मारा पीटी होबे करेगा। ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, और सांप्रदायिकता तब उत्पन्न हो जाती है जब स्वयं को दूसरे से बेहतर समझा जाता है। ये तीनों पॉइंट इस बात को साबित करता है कि सांप्रदायिकता में, बोलना रे कौन सी क्वेश्चन था, हाँ, की स्थिति जो मारा पीटी की स्थिति पैदा कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकता है। इस तीनों पॉइंट से तो पता चल रहा है। अब मैंने कहा था कि सांप्रदायिकता का स्पेशल अलग से आपको मैं दूंगा, क्यों दे रहा हूं पता है, उसकी वजह है एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है 3 नंबर या 2 नंबर में कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। बड़ा नहीं है, इंग्लिश जोड़ के बड़ा हो गया, ऐसे आपका 2 ही लाइन है। पहला, सांप्रदायिकता ऐसी भावना है, यानी ऐसा सोच है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर समाज में आपसी भाईचारगी की भावना को नष्ट करता है। इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही गया हो। अब बताओ, इसको रटने की जरूरत है, इतना पढ़ के इतना समझ ही गया कि यही होता है, इसमें आपसी भाईचारगी नष्ट होती है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, या तो वो लिख लो या तो दोनों लिख लो, तो और मजे की बात है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य यानी मतलब उस संकीर्ण यानी छोटपैका सोच मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत
हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को जागृत करता है। निचला वाला किताबी लैंग्वेज पूरा डिटेल में दिया गया है, ऊपर वाला थोड़ा सा खुद मैंने उसको डिजाइन करके आपको दे दिया है। ठीक है, दोनों में से जो आपको सही लगे दोनों लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है। आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन था क्या ना? थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और होनी चाहिए। लास्ट ही क्वेश्चन था, सांप्रदायिकता। लास्ट कैसे हो गया लेकिन? देखो तक ये पार्ट 2 में उतना ही था। चलिए तो रहने देते हैं, अगर एक आध छूटा भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।